गुड डे स्टूडेंट्स। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव एज एजुकेशन से। आगे की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने विंडोज़ का बेसिक डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, इनके बारे में जाना था। आज हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स में चलते हैं। तो डेस्कटॉप आपके सामने आ रहा है, आपने देखा होगा। और आज हम लोग स्टार्ट बटन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जब ये स्टार्ट बटन है, इसको आप ओपन करते हो क्लिक करके। सेम एज आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल दबा करके एस्केप बटन, जो कीबोर्ड का सबसे टॉप पे बटन होता है कॉर्नर का, उसको दबाते हैं तो भी ये ऑन ऑफ टॉगल, मतलब कंट्रोल दबा करके आप एस्केप दबाइए तो ऑन हो जाएगा, एस्केप दबाइए तो ऑफ हो जाएगा। तो आप ऐसे भी ऑन कर सकते हैं, या आपके कीबोर्ड में एक विंडो बटन होता है कंट्रोल के जस्ट बगल में, विंडो बनी होती है उसके अंदर, आप इसको भी क्लिक करिए तो भी ये ऑन हो जाता है। तो ये आपका स्टार्ट बटन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टार्ट बटन है और हम इसके अंदर से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो देखिए, एक तो ये वाला पार्ट आपका आ रहा है और ये दूसरा राइट पार्ट आ रहा है। दिस इज राइट पेन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको मिलता है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स। ये सर्च बॉक्स है यहाँ का। आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए, जैसे कि MWORD, वर्ड। तो देखिए वर्ड आ गया है। आप PAINT, पेंट। तो देखिए पेंट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपका पेंट है, ठीक है। कैरेक्टर मैप, ये कैरेक्टर मैप आ गया। तो ये सर्च बॉक्स है जो सर्च करके आपके सामने उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ला करके दे देता है जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये सर्च बॉक्स है। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। सर्च बॉक्स कैंसिल हो गया। आप कुछ भी जो सर्च करना चाहें आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ये सबसे पहला आपको यहाँ पर मिलता है सर्च बॉक्स, जिससे आपको अंदर जा करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके एक वर्ड या कीवर्ड दे करके आप चीज़ों को सर्च करा सकते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है, ये रिसेंटली यूज्ड सॉफ्टवेयर्स है जिनको आप बार बार यूज़ करते हैं। तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को जैसे आपने पिन टू टास्क बार किया था, वैसे आप पिन टू स्टार्ट मेन्यू कर सकते हैं। तो पिन टू स्टार्ट मेन्यू जो आप करेंगे वो इसमें ऐड होते चले जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप जैसे ही स्टार्ट बटन खोलते हैं वैसे ही तुरंत जो है यहाँ से ओपन हो जाता है। बेसिकली आप जैसे ही स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर मिले। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये बैक वापस आ गया। यहाँ पर ओपन अ लिस्ट, आप देख सकते हैं, ओपन अ लिस्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो अगर आप अपने प्रोग्राम्स की लिस्ट को, आप अपनी एप्लीकेशंस की लिस्ट को ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। आप इसको क्लिक करिए और आपको सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने कंप्यूटर्स में, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये नीचे कर सकते हैं आप इस स्क्रॉल बार को। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आप इसको नीचे कर सकते हैं। अब देखिए ये एसेसरीज है, ठीक है। एसेसरीज में आपके देखिए ये वर्ड पैड है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट पैड है, पेंट है, डॉस के कमांड्स को चलाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट है, साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए साउंड रिकॉर्डर है। तो इस तरीके से आपको ये मिल रहे हैं। इसके अलावा सिस्टम टूल्स भी दिए गए हैं इसके अंदर, इनको भी हम लोग देखेंगे आज। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं और जैसे एडोब से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, पेज मेकर, वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं। MS ऑफिस है आपका, क्लिक करिए। आपको जो भी एप्लीकेशन खोलना है आप यहाँ पर क्लिक करके इन एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो। तो ये स्टार्ट बटन के अंदर जा करके आप अपने सॉफ्टवेयर्स को, अपने एप्लीकेशंस को ढूंढ करके आप उनको यहाँ से ओपन कर सकते हो। वापस आप बैक आना चाहो तो ये रिटर्न टू बैक है, ठीक है। तो आपने रिटर्न टू बैक पे क्लिक किया, आप वापस यहाँ पर आ गए। तो ये आपको इस तरीके से ऑल प्रोग्राम्स मिलते हैं जिनके अंदर आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं और आप अपने एप्लीकेशंस को यहाँ से भी जा कर के ओपन कर सकते हैं। अच्छा,
ये जो रिसेंटली जो हमने यहाँ पर पिन कर रखे थे टास्क बार पर, अगर इन सॉफ्टवेयर्स की हमारी जो करंट फाइल्स जिनको हमने रिसेंटली ओपन किया होता है, तो वो यहाँ पर दिया होता है, आपको सीधे फाइल खोलने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। जैसे कि आपको एक्सेल के अंदर आपने ये सारी फाइल्स पे काम किया हुआ है, ये रिसेंटली ओपन फाइल्स हैं, आप इनमें से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। आप किसी फाइल पे ज़्यादा काम करते हैं तो आप इनको ये पिन कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल अलग मिलेंगी। तो ये पिन भी आप इनको कर सकते हैं और पिन करने पर आपको वो फाइल्स अलग यहाँ पर मिलेंगी। आपको उनको भी इसमें से ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइल्स हैं ये जब भी खोली जाएंगी तो ये क्या होता है कि ये यहाँ से मूव हो जाएंगे और जो पहले जो लास्ट फाइल खोली गई होगी वो टॉप पे आ जाएगी। तो ये जैसे एक्सेल की हो गई, ये आप देख सकते हैं कि वर्ड की हो गई। तो जिन जिन में आपने काफ़ी सारी फाइल्स को ओपन करा है तो आपको वो फाइल्स यहाँ पर मिलती रहेंगी और आप यहाँ से उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। आप किसी को पिन करना चाहें तो ये देखिए पिन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से पिन भी कर सकते हैं इनको। ये लिस्ट में पिन हो जाएंगे, ये सबसे ऊपर मिलेंगे। अगर आपको इस फाइल पे ज़्यादा काम करना पड़ता है तो आपको उसको ढूंढने की या यहाँ रिसेंट में आकर के ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पिन टू टास्क बार, जो आपके पिन टू स्टार्ट मेन्यू जो आपके एप्लीकेशंस है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इसके राइट पार्ट की तरफ जब चलते हैं तो राइट पार्ट की तरफ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये पर्सनल फोल्डर्स का है। ये आप जिसका जो लॉगिन होगा यूज़र, ये यहाँ पर उसकी डिटेल आएगी। ठीक है, आपने ये क्लिक कर दिया, ये डायरेक्टली खुल गया। यहाँ से आप फोटोग्राफ चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन भी है। यहाँ से अकाउंट में जा करके आप अकाउंट की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जा करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। चेंज पिक्चर में जा करके हम लोग पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप दूसरी पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कि हम यहाँ से दूसरी पिक्चर भी सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर से अगर हमारे पास है तो हम उसको लगा सकते हैं। चलिए, अब मैंने खोला है इसको तो मैं पिक्चर चेंज कर देता हूँ। ये पिक्चर मैंने लगा दी। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सनल फोल्डर है, आप इसको यहाँ से क्लिक करके भी खोल सकते हैं। ये खुल गया, या आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर इसको भी क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं। वो तो आपका यूज़र अकाउंट खुला था, बट यहाँ से आप पर्सनल फोल्डर खोल सकते हैं। इसके अंदर आपका जो भी फाइल है, सेव है, डाउनलोड से आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, मतलब बेसिकली जिन चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर रखा है वो आपके सारे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। आप इनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पिक्चर्स, ये पिक्चर फोल्डर है। अगर इसके अंदर आपने आप देखना चाहें तो आप यहाँ से जाकर के पिक्चर्स देख सकते हैं जो भी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए म्यूज़िक्स। अगर म्यूज़िक्स आपने कोई डाउनलोड कर रखी हैं, डाल रखी हैं, तो आपको ये म्यूज़िक्स भी मिलेंगे। आप उनको चला भी सकते हैं यहाँ से। तो ये म्यूज़िक्स थी, आपने देखा। तो ये पूरा पर्सनल फोल्डर है, ये जो एरिया है। इसके बाद ये जो एरिया है, यहाँ पर आपका माई कंप्यूटर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें तो आप पूरा माई कंप्यूटर पे जा सकते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ से मिल जाती हैं। गेम्स, मैं तो गेम्स नहीं खेलता, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि कंप्यूटर पे गेम्स खेल करके टाइम मत वेस्ट करिए। आप अपना, अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है, आप पढ़ाई करिए और बहुत अच्छी पोजीशन पर आइए, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पर आइए। तो गेम्स हैं, आप यहाँ से गेम्स भी कर लें। क्योंकि सरकारी बाबू जब आप बन जाएंगे तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम कि आप
गेम्स खेल सकते हैं। आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर जहाँ मैक्सिमम कंप्यूटर्स में ये गेम खुला मिल जाता है कभी कभी। तो ये जब आप सरकारी बाबू बन जाएं तब फिर ठीक है, अभी तो आपको मेहनत करनी है। तो ये आपका गेम्स का पार्ट था। ठीक, माई कंप्यूटर है, अभी माई कंप्यूटर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा पूरा जो है, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये सेटिंग्स का कस्टमाइजेशन का एरिया है, जहाँ पर हम कोई चीज़ कस्टमाइज़ करना चाहें अपने कंप्यूटर्स के लिए, अपने लिए, तो कस्टमाइजेशन का एरिया है। सेटिंग करना चाहें तो सेटिंग्स का एरिया है। सपोर्ट लगाना चाहें, सिक्योरिटीज़ लगाना चाहें, तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बहुत बड़ा है, कंट्रोल पैनल भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब जहाँ पर हम पूरी कंट्रोलिंग दी गई है सिस्टम्स की, हमारे कंप्यूटर्स की पूरी कंट्रोलिंग दी गई है। तो ये कंट्रोल पैनल है, जहाँ पर कंट्रोल पैनल हम जिस समय पढ़ेंगे तो इसमें जो ऑप्शंस आपको बताने चाहिए मैं वो सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा। सॉरी, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। भाई जब हम प्रोफेशनली कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो बट नेचुरल है कि हमको प्रिंटिंग्स भी देनी पड़ती हैं, हमको हार्ड कॉपी में हमारा आउटपुट भी चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारे पास कितने प्रिंटर्स लगे हैं, वो प्रिंटर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं। तो जो डिवाइसेस या जो प्रिंटर हमारे सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं, यानी कि जिनका सॉफ्टवेयर, जिनका ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में डाला गया है, क्योंकि जिन हार्डवेयर्स का ड्राइवर आपके सिस्टम्स में डाला जाएगा वही आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। या तो वो प्लग इन प्ले हो, प्लग इन प्ले का मतलब है कि उनको लगाने के बाद वो अपने आप प्ले कर जाए, मीन्स चल जाए। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मेरे पास जो प्रिंटर लगा है आप देख सकते हैं यहाँ, HP LaserJet 1020 प्रिंटर है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मेरा कीबोर्ड है वायरलेस, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मेरा एक स्पीकर है वायरलेस, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दीज आर द वायरलेस डिवाइसेस। तो यहाँ पर आपके सारे डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल होते हैं तो वो यहाँ लिस्ट में आते रहते हैं। आप किसको मेन प्रिंटर रखना चाहते हैं, राइट क्लिक करके आप सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे जाके इसको कर देते हैं, वो प्रिंटर आपके लिए मेन हो जाता है। यानी आप डायरेक्टली अगर प्रिंटिंग भेजेंगे तो उस पर जाएगा। अदरवाइज आप प्रिंटिंग जब भेजते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप यू कैन चूज़ द प्रिंटर आल्सो। आप प्रिंटर को चूज़ कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी लिस्ट में से, और उस प्रिंटर पर आप आउटपुट भेज सकते हैं। तो ये था प्रिंटर। मैंने कंट्रोल पैनल आपको बताया, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स आपका ये हो गया। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स की सेटिंग्स, ये भी हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगता है शटडाउन। शटडाउन मीन्स जब आप कंप्यूटर्स को बंद करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल वो समय होता है जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए। तो जब आप कंप्यूटर को चाहते हैं कि ये सोने चला जाए तो आप शट डाउन करते हैं, इसको बंद करते हैं। बट इसके अंदर वेरियस ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है स्विच यूज़र। स्विच यूज़र क्या करता है, मान लेते हैं कि आपके घर में आपका जो सिस्टम है उसमें आपने 3 यूज़र्स बना रखे हैं, एक आपका, एक पापा का और एक अपने ब्रदर या सिस्टर का। तीनों के अलग अलग नाम से आपने बना रखे हैं और उनके अपने अपने पासवर्ड्स हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें क्या है कि एक दूसरे का काम हम लोग नहीं देख सकते और हमारा काम कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो वो कैसे बनता है, वो कंट्रोल पैनल से बनता है, मैं आपको बताऊँ। बट अभी मैं अपने यूज़र पे काम कर रहा था, बट साइमल्टेनियसली मेरे पिताजी आए और उन्होंने कहा मुझे एक प्रिंट निकालना है। तो वो उनके अकाउंट में फ़ाइल पड़ी हुई थी, तो हम यहाँ से स्विच यूज़र दबाएंगे। हमारा अकाउंट लॉग ऑफ नहीं होगा, बट यूज़र, उनका अकाउंट आ जाएगा, वो अपना काम करेंगे और उसको करने के बाद वो अगर उसको लॉग ऑफ कर देंगे तो फिर हमारा यूज़र अकाउंट चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ हम अपना अकाउंट फिर से स्विच यूज़र के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक साथ हम मल्टी यूज़र्स को बना करके काम करा सकते हैं। तो एक तो स्विच यूज़र हो गया। आप दूसरा है आपका, आपको ये स्विच यूज़र जब आप करते हैं तो आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपके जो एप्लीकेशंस खुले होंगे वो बंद नहीं होंगे। मीन्स आप जिन जिन सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे होंगे, जो काम कर रहे होंगे वो बंद नहीं होगा। स्विच यूज़र आपने किया, उनका काम निपट गया, उसके बाद आप फिर अपने अकाउंट में जैसे ही आएंगे तो आपकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही ओपन मिलेंगी। दूसरा है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या करता है कि जब भी ये आपके अकाउंट से आपको बाहर करता है तो ये क्लोज प्रोग्राम्स एंड लॉग ऑफ, आपके सारे प्रोग्राम्स को क्लोज करता है, उसके बाद लॉग ऑफ करता है।
तो लॉग ऑफ हम करके जा सकते हैं। मान लेते हैं मैं अपना काम कर रहा था, बट मुझे बाहर कोई मिलने आ गया, अब मुझे 10 मिनट के लिए जाना है और मेरे घर में कुछ बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं बाहर जाऊं तो वो मेरा काम को डिस्टर्ब कर दें। तो सिस्टम नहीं बंद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने सारे एप्लीकेशंस को बंद करके, अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को बंद करके सिस्टम ओपन रख करके ही जाना चाहता हूँ। तो मैंने लॉग ऑफ दबा दिया और लॉग ऑफ दबा करके इस तरीके से करके मैं बाहर जा सकता हूँ। लॉक कंप्यूटर्स को लॉक कर देता है, पासवर्ड आएगा, फिर आप एक्सेस कर पाएंगे। रीस्टार्ट, कभी कभी हम बहुत देर तक जब काम कर रहे होते हैं तो हमारी बहुत सारी मेमोरी बिजी हो जाती है, कंप्यूटर हमारा स्लो हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर वापस से एक बार रीस्टार्ट हो जाए, जिसमें बूटिंग सही से हो जाए, एक बार बूस्टिंग हो जाए कंप्यूटर की। तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन दबाऊंगा और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दूंगा और कंप्यूटर शटडाउन करके वापस से स्टार्ट होगा, पूरे बूटिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा, जिससे कि हमारे कंप्यूटर को जो मेमोरी है वो बूस्ट हो जाए और हमारा कंप्यूटर सही से काम कर सके। कभी कभी क्या होता है कि हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो ड्राइवर्स जब इंस्टॉल करते हैं तो उनका इफेक्ट तभी आता है जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। तो अगर उसके अंदर रीस्टार्टिंग ऑप्शन नहीं दिया है तो आप रीस्टार्ट पे क्लिक करके आप उसको रीस्टार्टिंग कर सकते हैं। स्लीप है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी लास्ट क्लास में बताया था कि आपके कंप्यूटर्स को सबसे लो पावर स्टेज पर डाल देता है, मैक्सिमम जो इसके अंदर के हार्डवेयर्स हैं उनको बंद करके, लेकिन कंप्यूटर नहीं बंद करता है। आप अपनी वर्किंग को कभी भी दोबारा कंटिन्यू करना चाहें तो आप इंटर 2 बार आप दबाएंगे, पावर का 1 बार स्विच और दबाएंगे तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट मिलेगा। तो आप इसको स्लीप मोड पर भी डाल के जा सकते हैं। जैसे आप मोबाइल को साइड बटन से बंद करते हैं तो स्लीप हो जाता है, जैसे ही आपका कॉल आता है, कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं, आप साइड बटन दोबारा दबाते हैं तो ऑन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आप इसको स्लीप मोड पर भी डाल करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शटडाउन। आप शटडाउन पे क्लिक करेंगे, शटडाउन हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद करके आपके कंप्यूटर को, ठीक है, सारे प्रोग्राम्स को सब कुछ बंद करके टर्न ऑफ कर देगा, आपके कंप्यूटर्स को बंद कर देगा। आपके कंप्यूटर दोबारा आप काम करना चाहते हैं, आपको पावर स्विच फिर से दबाना पड़ेगा और पावर बटन को ऑन करके आप इसको दोबारा से ऑन करके आप काम कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा स्टार्ट बटन था, स्टार्ट मेन्यू था। अभी हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे ही चल रहे हैं तो थोड़ा सा काम स्टार्ट मेन्यू का और कर लेते हैं। मैं आपको आज कुछ सिस्टम टूल्स के बारे में बताता हूँ जो थोड़े से आपके कंप्यूटर्स को बूस्ट करने का काम करते थे। एसेसरीज में आप जा सकते हैं। एसेसरीज में आप यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलेंगे सिस्टम टूल। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो बहुत काम के हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है आपका कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप क्या करता है कि हमारे जो लैंग्वेज होती है, मे भी शायद ये फाइल मेरे सिस्टम की करप्ट है इसलिए शायद खोल नहीं रहा, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। बट आप देखिएगा अपने सिस्टम पर आप कैर मैप ऐसे टाइप करेंगे तो कैर मैप आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि हिंदी का जब हम टाइपिंग करते हैं, ये देखिए आ गया। तो जब हम हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो होते ही नहीं हैं। जैसे कि अगर हमें लखनऊ लिखना है तो जो लास्ट में ऊ होता है, तो बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ तो मिल जाता है, आप इसको दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो आपका लेटर एम है इसको जब आप दबाएंगे तो इससे ऊ आ जाएगा। बट अगर आप बड़ा ऊ बनाना चाहते हैं, क्योंकि लखनऊ में तो बड़ा ऊ बनता है, तो बड़ा ऊ अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे क्रा बनाना चाहते हैं या हम इस तरीके का कोई वर्ड बनाना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी लेटर लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करें, क्योंकि वो कीबोर्ड में हमें पता भी नहीं होता या हमें कुछ लेटर ऐसा है जो पता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर कर्सर रखिए, आपको नीचे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि ये किस लेटर से बनेगा है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ आपके कीबोर्ड में दिया है वहाँ से ये बनेगा, ठीक है। ये कहाँ से बनेगा, ठीक है, ये कहाँ से बनेगा, ये कहाँ से बनेगा, लेटर सी से आएगा, जहाँ सी लेटर दिया हुआ है वहाँ से आएगा। तो आप उन कैरेक्टर्स को भी फाइंड कर सकते हैं कि आपके कीबोर्ड में कहाँ से बनेंगे, या कुछ ऐसे कैरेक्टर्स
जो कि पॉसिबल नहीं है, जो बनते ही नहीं है, उनको हम एक स्पेशल कोड के ज़रिए डिज़ाइन करते हैं। ये स्पेशल कोड आ रहा है इसमें। जैसे बड़ा U अगर हमें बनाना है तो हमें अपने कीबोर्ड का अल्टर दबाना पड़ेगा प्लस 0197 की दबानी पड़ेगी और इसके माध्यम से हम बड़ा U बना सकते हैं। तो ऐसे कितने भी कैरेक्टर्स आप ये देखिए, अल्टर 0 2 3 4 इसकी स्ट्रोक के माध्यम से हम ये कैरेक्टर बना सकते हैं। यानी हमें अपने कीबोर्ड का अल्टर बटन एक उंगली से दबा के रखना है और इधर न्यूमेरिक वाली जहाँ कीज़ हैं, जहाँ पर सारे नंबर्स की कीज़ दी हुई है राइट हैंड साइड पर, आप अल्टर को दबाए रखिए और 0 2 3 4 कैरेक्टर दबाइए, देखिए ये आ जाएगा। लेकिन हिंदी का फॉन्ट सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब आप जहाँ पर भी बना रहे हो वहाँ पर हिंदी का फॉन्ट लगा होना चाहिए। बेसिकली मैं जो आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ वो कृतिदेव फॉन्ट की दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से करके हम लोग ये बना सकते हैं और हमें की पता चल सकती है किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें बनाना है तो हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम टीचर को परेशान करें कि सर ये बताइए ये कैसे बनता है, क्योंकि इतने कोड याद रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका अगर ये इस पे काम बहुत ज़्यादा पड़ता है तो जब आप इसकी प्रैक्टिस मोड पर आ जाएंगे तो ये ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैर मैप का इस्तेमाल करते हैं और कैर मैप के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है आपका कंट्रोल पैनल, हम लोग पढ़ेंगे पूरा। ये है डिफ्रेगमेंट। अभी डिफ्रेगमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो आपका हार्ड डिस्क होता है, जो हार्ड डिस्क आपका होता है उसका कुछ तरीका इस तरीके से होता है कि मान लेते हैं कि जैसे हम एक नोटबुक में लिखते चल रहे हैं, तो जब वो लिखते चल रहे हैं तो आगे की तरफ बढ़ेगा, लास्ट जहाँ पर भी हमारी फाइल होगी वो उस पार्ट के आगे बढ़ेगा, और पहले की अगर हमने कोई भी पार्ट को डिलीट कर दिया है या हटा दिया है तो वहाँ पर राइटिंग दोबारा नहीं होती है। अभी हमारी फाइल का एक जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। मतलब जब हम फॉर्मेट करते हैं तो हमारी हार्ड डिस्क क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाती है। क्लस्टर का एक साइज़ होता है, उस साइज मतलब वो मिनिमम साइज़ होता है क्लस्टर का, यानी कि अगर हम उससे कम डेटा भी लिख रहे हैं तो भी एक क्लस्टर यूज़ हो गई होगा। तो अगर हमारे एक से ज़्यादा क्लस्टर यूज़ हो रहे हैं तो मान लेते हैं हमारे 5 क्लस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो अगर पहला क्लस्टर के बाद कुछ लिखा हुआ है तो वो उसके आगे क्लस्टर दूसरा चला जाएगा। फिर यानी कि होता क्या है कि हमारी एक फाइल फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में होती है, अलग अलग टुकड़ों में होती है, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो वो सारे टुकड़े कंप्यूटर ढूंढता है और ढूंढ करके हमारे सामने लाता है। अब जितना ज़्यादा दूर दूर टुकड़े होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगता है उस फाइल्स को ओपन होने में। तो हम अगर अपने सिस्टम्स में डीफ्रेगमेंट का कमांड चलाते हैं, आपने देखा ना मैंने इसको कहाँ से ओपन किया, यहाँ से गया, ऑल प्रोग्राम्स में गया, एसेसरीज में गया, सिस्टम टूल पे गया और ये लिखा हुआ है डीफ्रेगमेंटेशन, लिख करके आ रहा है। देखिए ना यहाँ पे कमेंट क्या लिख करके, डिफ्रेगमेंट्स योर डिस्क सो दैट योर कंप्यूटर रन फास्ट एंड मोर एफिशिएंसी। तो जब आप इसको करते हैं तो क्या करता है, आप जिस भी ड्राइव को लेकर के आप इसको डिफ्रेगमेंटेशन आप चला देते हैं तो ये जो डिलीटेड पार्ट्स होते हैं, जो फ्री स्पेस हो चुका होता है, ये एक फाइल के जो फ्रेगमेंटेड क्लस्टर्स होते हैं, जो दूर दूर पड़े हुए हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको जितना करीब ला सकता है उतना करीब लाता है। और उससे क्या होता है कि एक तो फ्री स्पेस हम यूज़ कर पाते हैं और सारी फ्री स्पेस नीचे की तरफ खिसक जाती है, क्योंकि ये क्लस्टर ऊपर आ गया तो नीचे की वो जहाँ पर वो था वो स्पेस खाली हो गई। दूसरी चीज़ कि जो फ्रेगमेंटेड पार्ट हो गए एक फाइल के जो 10 12 15 अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पे पड़े थे, वो जितने करीब आ जाएंगे उतनी जल्दी उस फाइल को ओपन करना कंप्यूटर के लिए इजी हो जाएगा, और इस कारण आपके जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो बूस्ट हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज आपके अपने पर्सनल पीसी पर, आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर पर 1 महीने 15 दिन पर आपको डीफ्रेगमेंटेशन चला देना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप फाइल बनाते हैं, डिलीट करते हैं, बनाते हैं, डिलीट करते हैं, बट कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में वो एरिया आज भी आपका वेस्टेज में पड़ा होता है।
तो जब आप डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो डीफ्रेगमेंटेशन से इस तरीके का काम होता है, मतलब जैसे कि आप हफ्ते में, 15 दिन पे, महीने में अपने कमरे को ठीक ठाक करते हैं, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की होती है उनको आगे रखते हैं, फिर पीछे करते हैं जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत की होती है। ठीक उसी तरीके से आपकी डिस्क का मैनेजमेंट जो होता है, जो डिस्क फ्रेगमेंटर है, वो इस तरीके से इसको करता है। तो फ्रेगमेंटेड पार्ट को ही आगे लेकर के आता है, तो उससे क्या होता है कि फाइल में स्पीड आ जाती है। तो आपको डीफ्रेगमेंट समझ में आ गया होगा और हमें ये चलाना चाहिए। अच्छा कमांड है, सिस्टम को स्पीड मेंटेन रखने का एक बढ़िया कमांड है। डिस्क क्लीनअप है, जो बहुत, जब मान लेते हैं हम सी ड्राइव का डिस्क क्लीनअप चला रहे हैं, तो ऐसी फाइल्स जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से यूज़ नहीं की गई है, या कुछ ऐसी फाइल्स जो कि हमारे काम की नहीं दिखाई पड़ रही है, वो सारी फाइल्स को, ये एक्स्ट्रा फाइल्स को जो कैशे मेमोरी में चली गई है, या जो मीन्स कहीं ना कहीं स्पीड को ख़राब कर रही है, उसको क्लीन कर देता है। तो डिस्क क्लीनअप भी आप चला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सिस्टम रिस्टोर, ये अच्छा ऑप्शन है। सिस्टम रिस्टोर क्या होता है कि आज मैंने अपने सिस्टम को, मेरे इसमें कोई मैंने, होता क्या है कि रिस्टोर कराने से पहले कोई रिस्टोरिंग पॉइंट होता है, उसको बनाना पड़ता है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है और इसका काम एक्चुअल में क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। इसकी हेल्प है। देखिए, आज मैंने अपना सिस्टम इंस्टॉल कराया, सारे सॉफ्टवेयर्स डाले, और सॉफ्टवेयर्स डालने के बाद आज तक का जो जितना भी काम था, मैं सिस्टम रिस्टोर पे जा करके इसका एक बैकअप बना सकता हूँ। और आज की डेट पे जितना काम अभी तक हुआ है, वो इसके रिस्टोरिंग पॉइंट, ये देखिए इसमें लिखा है नो रिस्टोर पॉइंट हैव बीन क्रिएटेड ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। बट अगर हम इस पे करते हैं, रिस्टोर करते हैं, तो क्या होता कि आज के पॉइंट तक हमारा वो जितना भी काम था वो सिस्टम के रिस्टोरिंग पॉइंट पर अवेलेबल हो जाता। और रिस्टोरिंग पॉइंट पर अवेलेबल हो जाने से हमको जो फ़ायदा मिलता वो ये मिलता कि कल, परसों, नरसों, थोड़े दिन बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे आ रही है सिस्टम पर, तो मैं रिस्टोरिंग पॉइंट पर, आज की डेट को आप देखते हैं कि रिस्टोर पॉइंट वहाँ पर मिलता, और उस रिस्टोर पॉइंट से आप सिस्टम को रिस्टोर करा लेते। तो आपको उस दिन तक की जितनी भी आपने सेटिंग्स करी थी, जो जो चीज़ें आपने करी थी, जो ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, वो सब कुछ आपको मिलते हैं। लेकिन उस डेट के आगे की जो चीज़ें होती वो सब चली जाती। तो सिस्टम रिस्टोरिंग आप मान लेते हैं, आपने जिस दिन इंस्टॉल किया, आपको उस दिन कर लिया आपने, उसके बाद आपने 15 दिन के बाद आपको लगा कि आज भी हमारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है और इसके अंदर जितना काम है, आपने फिर एक नया रिस्टोर पॉइंट बना दिया। तो रिस्टोर पॉइंट आप बार बार अगर क्रिएट करते हैं तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि लास्ट रिस्टोर पॉइंट जहाँ तक होगा, जब भी आप सिस्टम को रिस्टोर कराओगे, वहाँ तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सिस्टम रिस्टोरिंग होता है और आपको चलाना भी चाहिए, बढ़िया है। तो सिस्टम टूल के अंदर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, अभी ये एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरीज में पेंट, नोटपैड, वर्डपैड हम लोग पढ़ेंगे, बट एक ऑप्शन कैलकुलेटर है, बहुत अच्छा ऑप्शन है भैया। कोई कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो आज की डेट में हम सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, बट आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा है। आप इसको कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ जाकर के CLC लिख दीजिए, आ गया, एंटर करिए, खट से आ गया। कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, आप इसको तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आप इसको जिस भी सॉफ्टवेयर पे ले जा करके आप इसको पेस्ट कराना चाहें तो यू हैव द ऑप्शन कि आप वहाँ से कॉपी करें और कंट्रोल भी दबा करके आप यहाँ पे पेस्ट करा लीजिए। तो देखिए आपको डिजिट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो कि आप मोबाइल से नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है कैलकुलेटर का। अच्छा, ये तो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर सभी लोग अवेयर होते हैं, बचपन से ही कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है, सभी लोग अवेयर हैं इसके बारे में। बट इसमें आपके पास कई तरीके के कैलकुलेटर्स हैं, जैसे कि यूनिट कन्वर्जन आपको करना है, किस चीज़ में करना है। आप ये देखिए, आप यूनिट कन्वर्जन्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेटा कैलकुलेशन करना है तो डेट कैलकुलेशन करना है तो आप डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो, ये तो बेसिक में लगा लेता हूँ इसको। इसके बाद आपका साइंटिफिक, अब ये जो कैलकुलेटर हो गया ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। आपको साइन वैल्यू लानी है, टैन वैल्यू लानी है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको यहाँ पर करने हैं, रेडियंस इस्तेमाल करना है। तो ये टर्म्स हैं, आप जो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा और वो यहाँ पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से ही अपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। प्रोग्रामर, तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू लिखी 220। मैंने कहा बाइनरी में क्या होगा ये, तो देखिए बाइनरी आ गई। अभी इसका हम बाइनरी निकालते तो एक बड़ा तरीका है। बाइनरी कैलकुलेशंस में आपके फैकल्टी ने आपको सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन ये सब बताऊंगा, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो इस लैंग्वेज में ही चीज़ों को समझता है। तो अब देखिए 220 को कंप्यूटर क्या समझता है, 110111100, कंप्यूटर ये समझता है। तो ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया। किसका बाइनरी कन्वर्जन है, 220 का। अभी मैं बाइनरी लिखता हूँ और यहाँ पर एक देता हूँ 110, ये डेसिमल क्या होगा, 6 का, यानी कि 6 की बाइनरी ये आएगी, या इस बाइनरी का डेसिमल नंबर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है, आप चीज़ों को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टफ काम है उस काम को भी कितना इजी कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक देख रहे हैं आप, देखिए तो एक सिंगल कैलकुलेटर के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ आपको दी गई है। मैंने इसको स्टैंडर्ड लगा दिया क्योंकि ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप देख सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेटर का यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एसेसरीज में आपको मिला था कैलकुलेटर, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड दैट इज रन। रन में मैं आपको कुछ कमांड बताऊंगा जो आपके सिस्टम टूल्स के हैं, यानी आपके सिस्टम के स्पीड को बूस्ट करते हैं। सबसे पहला कमांड है प्रीफेच। रन पहले क्या है मैं आपको बताता हूँ। रन में अगर आपको आपके सॉफ्टवेयर्स की EXE फाइल्स का नेम पता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का नेम पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से रन में डाल करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि विन वर्ड, ये वर्ड की एक EXE फाइल होती है। आपने देखिए क्लिक करा, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, आप सीधे अपने यहाँ पे लिखा रन आया। रन पे आपने जैसे ही विन वर्ड लिखा तो तुरंत MS वर्ड खुल गया। आप यहाँ पे लिखिए CALC, कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो देखिए ना कितना इजी तरीका है अगर आप यहाँ से रन के थ्रू जाकर के कोई चीज रन कराते हैं। क्लियर हुआ रन। अच्छा, अगर आपको किसी का पाथ देखना है तो यू हैव द ब्राउज ऑप्शन। आप इसके थ्रू जा करके भी आप किसी चीज़ का पाथ दे सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से लगाया माई कंप्यूटर के बाद मैंने अपनी पिक लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं आ रही, EXE फाइल चाहिए ना, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था। तो
अपने माई कंप्यूटर पे M ड्राइव पे अपनी जाता हूँ और मैंने यहाँ से ऑल फाइल्स लगा देता हूँ। चलिए सब आ जाते हैं, ठीक है। मुझे ये गाना सुनना था, मैंने ये डायरेक्टली यहाँ से लगा करके इसको ओपन कर दिया और देखिए ये यहाँ से उसके प्लेयर के साथ जो है ओपन कर देगा। तो कितना बढ़िया आपका तरीका है, आप रन के थ्रू काम कर सकते हैं। अभी रन में ही हम लोग आते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, कमांड होता है PREFETCH, प्रीफेच। आप जब भी किसी भी कंप्यूटर पे काम करने चलिए, आपको अगर उस कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट कर देना है, अच्छा कर देना है कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप रन में प्रीफेच ऑन करिए और इसको ऑन कर दिए। ये जो एक्स्ट्रा डेटाज होते हैं जो कि हमारी जो रिमूव हो चुके होते हैं, जिनका जो ऐसी फाइल्स बनाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, आप वो आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे होते हैं। तो प्रीफेच आप फेचिंग कर रहे हैं और यहाँ से कंट्रोल A दबाया तो 142 आइटम सेलेक्ट हुए। आप कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा करके इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप कोई चीज़ सिंपल डिलीट दबाते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में जाता है, यानी कि जैसे घर का डस्टबिन होता है, आप कोई चीज़ भूल गए तो वापस वहाँ से ला सकते हो। बट कोई चीज़ आप बाहर कहीं डाल देते हो तो जो आपको ढूंढना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके डिलीट की दबाते हैं तो वो डेटा आपकी रिसाइकिल बिन में जाता ही नहीं है और उसको रिकवर करना फिर पॉसिबल नहीं होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिकवरीज के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके थ्रू उनको रिकवर करा जा सकता है, लेकिन वो एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डिलीट किया, यू कैन सी। फिर मैंने यहाँ रन लिखा और रन को खोला तो प्रीफेच आपने चला लिया। दूसरा कमांड है temp। जो टेम्प मेमोरी में हमारी फाइल्स जाती हैं उनको भी आप यहाँ से कंट्रोल A सिर्फ डिलीट करके डिलीट कर सकते हैं। तीसरा कमांड है यहाँ पर आपका, आप लिख लीजिए temp, प्रीफेच देन temp। तीसरा कमांड है %temp%। कंट्रोल A and सिर्फ डिलीट। कुछ फाइल्स हैं जो यूज़ में हो रही हैं, इसलिए वो नहीं डिलीट हो सकती, तो उनको आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। नेक्स्ट है रीसेंट। तो रीसेंट सिर्फ डिलीट। तो मैंने आपको जो जो कमांड्स बताए आप लिख लीजिए, ये तो अच्छे कमांड्स हैं, मतलब आपको आपके सिस्टम, आप इसके बाद रिफ्रेश मारेंगे देखिएगा आपके सिस्टम की स्पीड बूस्ट हो गई। तो पहला कमांड मैंने आपको बताया था प्रीफेच, PREFETCH। दूसरा कमांड मैंने आपको बताया था temp, TEMP। तीसरा कमांड आपको बताया था %temp%। नेक्स्ट कमांड मैंने आपको बताया था रीसेंट। तो मैंने इतने कमांड आपको बताए, कमांड्स तो और भी हैं लेकिन आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपने अगर अपने ऑप्शंस का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो वो सिस्टम को परेशान कर देंगे, कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपके जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो अपना एक संस्था है, उसके और बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप ये इतना करिएगा, आपको आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी मिलेगी। तो यू विल फाइंड कि इस तरीके से हम अपने सिस्टम की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका था, जिसमें मैंने आपको एसेसरीज़ में मैंने आपको बता दिया आपको। बाकी तो इसमें और हम लोग पढ़ेंगे अभी, विंडोज़ एक्सप्लोरर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा। तो अच्छे लगी होगी आपको क्लास। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव और मेरा व्हाट्सअप नंबर आता है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरे को वहाँ से पूछिएगा, मैं आपको सलूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई क्लास में।